मीनाक्षी बचपन से ही गंजी थी। उसके सर पर कभी बाल नहीं आए। अब उसकी शादी की उम्र हो गई, लेकिन उसके गंजेपन को देखकर कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं होता था। फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी से ही मीनाक्षी की शादी करवा दी गई। विनोद से शादी के बाद मीनाक्षी अपने ससुराल आ गई। ऐसे ही समय बीता और मीनाक्षी गर्भवती हुई, लेकिन उसे हमेशा एक ही डर सताता था। हे ऊपर वाले, कहीं मेरी तरह मेरा बच्चा भी बिना बाल के ही पैदा हुआ तो? नहीं, फिर तो उसे भी वो सब सहना पड़ेगा जो मैं बचपन से झेलती आई हूँ। ऐसे ही उसे 9 महीने पूरे हुए और उसने एक लड़की को जन्म दिया, जिसके सर पर काफी घने काले लंबे बाल थे। ये देखकर मीनाक्षी बहुत खुश हुई। दरअसल ये उन जड़ी बूटियों का कमाल था जो उसने बचपन में खाई थी। ऐसे ही समय बीता और उसने एक के बाद एक 2 और बेटियों को जन्म दिया। उनके सर पर भी काले घने बाल थे, लेकिन 3 लड़कियां होने के बाद विनोद उदास रहने लगा और उसने शराब का सहारा ले लिया। अब वो सारा दिन ठेके पर ही पड़ा रहता। कुछ समय बाद उसका लीवर खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई। अब मीनाक्षी घर पर सिलाई का काम करके अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने लगी। एक दिन वो सिलाई मशीन पर ब्लाउज सिल रही होती है कि तभी उसे कम दिखाई देने के कारण उसकी उंगली सिलाई मशीन में आ जाती है। आह, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, वो बस ऐसे ही। मीनाक्षी की बेटियां परेशान न हो, इस कारण से उसने अपनी उंगली से निकला हुआ खून अपने पल्लू से पोंछ लिया। ऐसे ही एक रोज, मोहिनी, क्या हम दावत खाने इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? ये तो कितने फटे हुए हैं। कोई बात नहीं प्रगति, इतनी भीड़ में भला किसकी नजर हम पर जाएगी? और वैसे भी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमें नए कपड़े दिलवा सके। अपनी 10 साल की बेटी मोहिनी और 8 साल की बेटी प्रगति की बात सुनकर मीनाक्षी की आंख भर आती है। मीनाक्षी गांव में रहकर कपड़े सिलती थी, जिससे लोग उसे ज्यादा पैसे नहीं देकर जाते थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से वो अपना घर चला रही थी। मीनाक्षी खुद तो गंजी थी, लेकिन उसकी 3 बेटियों के बाल बड़े ही सुंदर और लंबे थे। फिर मीनाक्षी उन 3 को लेकर दावत में ले जाती है, जो कि गांव के जमींदार मुकुंद के घर पर थी। दावत में तरह तरह की मिठाइयाँ और खाना था, जिसे देखकर 3 बेटियाँ बहुत खुश होती हैं। अरे वो देखो प्रगति दीदी, मोहिनी दीदी, यहाँ तो कितना सारा खाना है। और गुलाब जामुन और आइसक्रीम भी है। मैं तो सबसे पहले यही खाऊंगी। और मैं वो पनीर और छोले नान के साथ। और मैं बटर चिकन और नान और मीठे में गाजर का हलवा। वो 3 प्लेट ले लेती है, लेकिन तभी मुकुंद उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता है। साली मनहूस कहीं की 2 कौड़ी की गंजी गंजी माँ की बेटी, आखिर किससे पूछकर तुम मेरी दावत में घुस आई हो? उनकी आवाज सुनकर मीनाक्षी वहाँ पर आती है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जमींदार साहब? अच्छा, तो बेटियों के साथ उनकी गंजी माँ भी आई है, तभी तो मैं कहूँ ये मनहूस अकेले कैसे आई? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार साहब? ठीक ही तो कह रहे हैं जमींदार साहब। अरे माँ को तो अपने बच्चे डायल हो या चुड़ैल कुछ भी हो तो भी अच्छे लगते हैं, और वैसे भी एक गंजी औरत की बेटियों के बाल भला इतने लंबे कैसे हो सकते हैं? ये तो कोई डायल या चुड़ैल हो तभी हो सकता है। उन सब की बातें सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी 3 बेटियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी बाहर आते हुए पिंकी को एक प्लेट पर पनीर और रोटी दिखती है, तो वो बड़े ही चाव से उसे खाने लगती है। भला 5 साल की पिंकी को क्या पता था कि वो किसी की जूठन है। आहा, ये पनीर तो कितना स्वादिष्ट है। आओ ना दीदी, माँ तुम भी आओ ना। पिंकी छोड़ उसे और चल यहाँ से। मीनाक्षी उन्हें लेकर घर आ जाती है। घर आकर उसने 3 बेटियों को भूखे पेट ही सुला दिया, लेकिन वो खुद सारी रात नहीं सो पाई। उसकी आंखों के सामने अभी भी उन लोगों की बातें घूम रही थी। मैं एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। मुझ गरीब के पेट से जन्म लेकर मेरी बच्चियों को भी दुख भुगतना पड़ रहा है।
ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है। अरे घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। मोहिनी, प्रगति, तुम दोनों कुएं से पानी भर लाओ, तब तक मैं ये सूट सिल दूंगी, फिर तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगी। दोनों बहनें कुएं से पानी भरने चली जाती हैं, जहां उनके लंबे खूबसूरत बाल देखकर पानी भर रही चंदा जल भुन जाती है और वो गुस्से में कहती है, तुम दोनों डायन यहाँ से पानी नहीं भर सकती। लेकिन क्यों दीदी, गांव के सभी लोग तो इसी कुएं से पानी भरते हैं ना। अच्छा, अब तू 2 फीट की गरीब लड़की मुझसे जुबान लड़ाएगी? तो रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चंदा मोहिनी के बाल खींचने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सही हुआ इसके साथ, अच्छा ही हुआ खुद ही गिर गई, नहीं तो मैं इसे धक्का दे देती। ऐसा नहीं कहते प्रगति, चलो हमें उन्हें बचाना होगा। वो दोनों अपनी लंबी चोटियाँ कुएं में फेंकती हैं। लो दीदी, अब इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। कुछ देर बाद वो दोनों लंबी चोटी पकड़कर ऊपर आ जाती है। इसी तरह वो सभी कैसे न कैसे करके लोगों की मदद करती थी, लेकिन फिर भी गांव वाले उन्हें मनहूस और डायन कहते। ऐसे ही समय बीता और मीनाक्षी की सिलाई की मशीन एक रोज चलते चलते खराब हो गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ये मशीन कैसे खराब हो गई? मेरे पास तो इसे ठीक करवाने के पैसे भी नहीं है। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? अब बस 2-3 दिन का राशन बचा था, जिससे वो अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती है। फिर एक रोज, माँ, अब और भूखा नहीं रहा जाता। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यूँ भूख से तड़पता नहीं देख सकती। हे ऊपर वाले, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू हमें? फिर मीनाक्षी 3 घंटे तक सिलाई मशीन को ठीक करने की कोशिश करती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। उसकी मशीन चलने लगती है और अब वो फिर से लोगों के कपड़े सिलने लगती है। फिर एक दिन उस गांव में अनाउंसमेंट होती है, सुनिए सुनिए सुनिए, 3 दिन बाद पलमपुर गांव में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसे ऑर्गेनाइज करवाया है एक बहुत बड़ी हेयर ऑयल कंपनी ने। जिसके बाल जितने लंबे होंगे उसे उतना ही ज्यादा रुपयों का इनाम मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है पैसे कमाने का। हाँ दीदी, अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गयी तो हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी सारी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। और हाँ, हम तीनों से ज्यादा लंबे बाल तो वैसे भी इस गांव में किसी के नहीं है। हाँ, लेकिन ये मत भूलो, इसमें सिर्फ हमारे गांव की नहीं, आसपास के और गांव के लोग भी हिस्सा लेंगे। हाँ, लेकिन ये सोचो, अगर हम प्रतियोगिता जीत गए तो हमें कितने सारे पैसे मिलेंगे। फिर हम माँ के लिए नई मशीन भी ले सकते हैं। लेकिन एक मुसीबत है। वो क्या दीदी? प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमें बालों के साथ साथ अच्छे कपड़े भी तो चाहिए होंगे। ऐसे कपड़ों में तो हम स्टेज पर नहीं जा सकते ना। उनकी ये बातें उनकी माँ सुन लेती है। और तुम तीनों के लिए कपड़े बनाएगी तुम्हारी ये माँ? सच? माँ, माँ। फिर मीनाक्षी उन तीनों के लिए लोगों के कपड़ों से बचे हुए कतरन से अलग अलग डिजाइन के कपड़े बनाती है। जैसे मोहिनी के लिए लहंगा, प्रगति के लिए गाउन और पिंकी के लिए फ्रॉक, जिन्हें पहनकर वो सभी प्रतियोगिता में जाती है और अपने लंबे बालों को लहराते हुए सबका दिल जीत लेती है। कुछ देर बाद रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, आज इस प्रतियोगिता में जितने भी हिस्सेदार थे, उन सब में जिसने बवाल मचाया है वो है मीनाक्षी जी की 3 बेटियां, उनकी शहजादियां मोहिनी, प्रगति और पिंकी। इन तीनों ने पूरे 10 लाख का इनाम जीता है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। पहली बार किसी के मुंह से मनहूस शब्द ना सुनकर उन तीनों की आंखें भर आती है। इतने सारे पैसे देखकर मीनाक्षी और उसकी बेटियां बहुत खुश होती है। अब बड़ी बड़ी एजेंसीज उन तीनों के पास आती है और उन्हें अपनी एड में जगह देती है, जिससे अब उनके पास और ज्यादा पैसे आने लगते हैं। अब वो अपना एक बहुत बड़ा सा घर बना लेती है, जिसमें वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। एक समय की बात है, किसी गांव में करुणा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम उसने श्रुति रखा था।
करुणा एक अपाहिज बूढ़ी औरत थी। करुणा का घर पेंशन में मिल रही मदद की वजह से चल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिस वजह से उन्हें खाने तक के पैसे भी बड़ी मुश्किल से हो पाते थे। ऐसे में श्रुति को पालना और उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल था। इसलिए श्रुति घर में ही रहा करती थी और अपनी माँ की देखभाल किया करती थी। बेटी, मैं कितनी लाचार माँ हूँ जो तुझे अच्छा जीवन भी नहीं दे सकती, तुझे पढ़ा लिखा भी नहीं सकती। मुझे पता है मेरी बच्ची, तेरा भी तो बाकी सभी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने का मन करता होगा ना, उनके जैसे ही मस्ती करने का मन करता होगा, मगर मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकती। मैं कितनी बुरी माँ हूँ ना। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ध्यान रखना भी तो उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी है ना माँ। आपने मुझे जीवन दिया है माँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ध्यान रखूं। और माँ, आप मेरी पढ़ाई की फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्त की किताब से पढ़ लेती हूँ। मेरी एक दोस्त है ना माँ, मैं उसके साथ कभी कभी पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ। मुझे उसी में खुशी मिल जाती है। बेटी, आज अगर तेरे बाबा जिंदा होते तो आज तू भी दूसरे बच्चों की तरह खुशी खुशी अपना जीवन जीती। मेरे बाद वही इस घर को अपने कंधे पर रख कर चल सकते थे, मगर वो तो तेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही हम दोनों को छोड़कर चले गए। माँ, आप भी ना फालतू में ही उदास हो रही हो। क्या मैंने कभी आपसे कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? कभी नहीं कहा ना माँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ माँ, और जब तक आप ठीक थी आपने मेरा कितना ख्याल रखा है, मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ लाती ही रहती थी ना माँ। हाँ मेरी बच्ची, जब तक मैं ठीक थी मैं तेरे लिए हमेशा तेरी मनपसंद चीज लेकर आती थी, जलेबी, नूडल्स, समोसे वगैरह, जिन्हें तू बड़े ही प्यार से खाती थी। मगर आज देखो, आज हमारे घर में खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है, और अब तो तुझे मेरी वजह से भूखा सोना पड़ता है। काश ऊपर वाले ने मेरे साथ वो हादसा न किया होता तो आज मैं अपाहिज नहीं होती, और आज तेरा भविष्य कुछ और ही होता, तो भी बाकी सभी बच्चों के साथ ही स्कूल जाती और पढ़ाई लिखाई करती और सभी के साथ खूब मौज मस्ती करती। माँ, कोई बात नहीं, दुख के बादल ज्यादा समय तक नहीं रहते। आप ही तो मुझसे कहा करती थी ना ये बात, फिर आज आप इसे कैसे भूल सकती हैं माँ? आपने ही मुझे बताया था ना कि भगवान अच्छे के साथ हमेशा अच्छा करता है, और भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए कभी कभी थोड़े बहुत कष्ट देता है। ऐसे में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें ये सब सिखाया था, मगर बेटी मैं क्या करूँ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती है। जब तू भूख के मारे चिल्लाती है और खाने के लिए घर में एक अन्न का दाना तक भी नहीं होता है। बेटी, अगर आज मुझे मेरी पेंशन भी ना मिल रही होती तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। अब हम दोनों सिर्फ पेंशन के पैसे से ही अपना पेट भर पाते हैं। ये कहकर करुणा बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, और उसकी बेटी श्रुति अपनी माँ को चुप करवाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर दिवाली नजदीक आने वाली होती है। दिवाली मनाने के लिए सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं और अपने घर को सजाते हैं, मगर करुणा का घर तो टूटा फूटा होता है और उसकी लकड़ी की छत जो कि आधी खराब हो चुकी होती है, वो अपने घर की हालत देखकर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है कि इस साल दिवाली उसकी बहुत अच्छी जाए, उसकी बेटी के सारे दुख दूर हो जाएं। माँ, दिवाली आने वाली है, मैं भी अपने घर की साफ सफाई करूँगी और अपने घर को अच्छा बनाऊंगी जैसे बाकी सब कर रही हैं। तभी श्रुति के घर पर उसकी कुछ दोस्त आ जाती हैं और श्रुति से कहने लगती हैं, देख श्रुति, मेरे माँ बाबा ने इस बार दिवाली पर मुझे ये वाला लहंगा दिलवाया है, कितना सुंदर लग रहा है ना?
हाँ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तू तो इस दिवाली में इसे पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ श्रुति, अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे अपनी और भी दोस्तों को अपना ये लहंगा दिखाना है और इस दिवाली पर उन सब ने क्या खरीदा वो भी तो देखना है। अच्छा श्रुति, तूने इस दिवाली अपने लिए कुछ खरीदा है क्या, या फिर हर बार की तरह ही फटे पुराने कपड़े में दिवाली मनाएगी? नहीं नहीं, इस बार मैं भी अपने लिए एक लहंगा लेने जाने वाली हूँ और उसे इस बार दिवाली पर जरूर पहनूंगी। देखना तुम भी। ठीक है श्रुति, मुझे तुम्हारा लहंगा जरूर देखना है। ऐसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है और श्रुति उनके जाते ही उदास हो जाती है और वो रोने लग जाती है। उन लोगों के बीच हुई सारी बात श्रुति की माँ सुन लेती है। वो श्रुति को रोता हुआ देखकर कहती है, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुझे एक जोड़ी लहंगा भी नहीं दिलवा सकती। मेरी बच्ची, हर बार तुझे उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में दिवाली मनानी पड़ती है। काश मैं ठीक होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटी मुझे माफ कर देना। ये कहकर करुणा रोने लग जाती है और श्रुति उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ आप निराश मत हो, मैं उन्हीं कपड़ों में दिवाली मना लूंगी। और फिर श्रुति अपनी माँ से ऐसे बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। वो रोते हुए भागती है और जंगल में आ जाती है कि तभी दिव्या नाम की एक औरत उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? श्रुति उस औरत को सारी बात बता देती है। दिव्या उसकी बात सुनने के बाद बहुत दुखी होती है और उस पर दया करके उससे कहती है, बेटी तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, तुम मेरे साथ आओ। ऐसे कहकर वो उसे अपने घर ले जाती है और उसे एक लहंगा लाकर दे देती है और उससे कहती है, ये लो बेटी, इस दिवाली तुम ये लहंगा पहनोगी और दिवाली को खुशी से मनाओगी। पर ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? और ये लहंगा किसका है? बेटी ये लहंगा मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी दिवाली पर पहनने के लिए, मगर एक हादसे में वो मुझे छोड़कर चली गई। बेटी तुम मेरी बेटी जैसी ही हो, इसलिए मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी ने ये लहंगा पहना है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। और फिर श्रुति उस लहंगे को लेकर अपने घर पर आ जाती है। इस तरह देखते ही देखते दिवाली भी आ जाती है। दिवाली को श्रुति उसी लहंगे को पहनती है। वो उसे पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही होती है। श्रुति अपनी माँ को वो सब कुछ बता देती है कि वो लहंगा उसे कहाँ से मिला। पर करुणा का घर अभी भी टूटा फूटा और अंधेरे में होता है और उनके घर में लाइट तक नहीं होती है और खाने के लिए ना ही कोई मिठाई और पकवान होता है। करुणा इस बात से दुखी होती है। तभी श्रुति अपनी माँ से दुखी होने की वजह पूछती है और वो उसे बताती है, माँ कोई बात नहीं, अगर हमारे पास मिठाई नहीं है, घर टूटा फूटा है तो क्या हुआ, हम दिवाली को दिल से मनाएंगे, भगवान इसी से बहुत खुश हो जाएंगे। ये कहते ही वो लहंगा जोर से चमकने लगता है और तभी उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर से जगमगाते घर में बदल जाता है और उनके सामने मिठाई और पकवान आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन श्रुति समझ जाती है कि ये एक जादुई लहंगा है। माँ देखो ना, ये जादुई लहंगा है, मैंने जो जो कहा वो सब कुछ आ गया। माँ शायद इतने दुखों के बाद ऊपर वाले को हमारे ऊपर तरस आ गया, इसलिए तो उन्होंने मुझे ये जादुई लहंगा दे दिया। माँ मैं अब आपका इलाज भी करवा सकती हूँ ना, और मैं पढ़ने के लिए अच्छे से स्कूल में भी जा सकती हूँ ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, तू ये सब कर सकती है। और फिर वो लोग अपनी दिवाली बड़े ही धूमधाम और खुशी के साथ मनाती हैं। दिवाली के बाद श्रुति अपनी माँ का इलाज एक बड़े से हॉस्पिटल में करवाती है, जिससे उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। और फिर उसकी माँ श्रुति का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देती है।
उसके बाद बाकी की जिंदगी वो लोग खुशी से और चैन से जीते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नीलम अपने मामा और मामी के साथ रहती थी। नीलम के माता पिता का कुछ साल पहले ही निधन हो चुका था, जिस वजह से नीलम अकेली ही रह गई थी। तो नीलम के मामा नीलम को अपने साथ ले आए थे। जिस दिन से नीलम अपने मामा के घर आई थी, उस दिन से आज तक नीलम ने एक सांस भी चैन की नहीं ली। नीलम की मामी नीलम को बहुत परेशान करती थी और वहीं अपने बेटे कुणाल को बिल्कुल शहजादा बनाकर रखती थी। एक दिन पड़ोस में शादी थी। शादी में नीलम भी जाना चाहती थी, इसलिए वो डरते हुए मामी से बोली, मामी जी, रिया की शादी में आप और कुणाल भैया ही जा रही हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं भी शादी में चल सकती हूँ? देख लड़की, तुझे मैंने अपने घर में रख लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारी बराबरी करेगी। चल भाग यहाँ से, घर का बहुत सारा काम पड़ा है, उसे जल्दी से खत्म कर। महारानी को शादी में जाना है। मामी की ये बातें सुनकर नीलम बहुत दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मैं अकेले कैसे रहूँ माँ, पिताजी? कुणाल और नीलम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कुणाल अपना स्कूल का सारा काम और होमवर्क नीलम से ही करवाया करता था। अगर कभी नीलम काम करने से मना कर देती थी, तो वो उसकी बहुत पिटाई भी करता था। एक दिन नीलम किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर कुणाल आ गया। सुन नीलम, आज तुझे मेरा सारा काम करना होगा। कल तूने मेरा काम करने से मना कर दिया था ना, उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। पहले मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दे। लेकिन भैया, मैं आपके कपड़े बाद में इस्त्री कर दूंगी। अभी मुझे मामी जी का फेवरेट खाना बनाना है, उसके बाद मैं आपका होमवर्क भी कर दूंगी। अच्छा, तो तू मुझे काम गिना रही है? रुक जा तू, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। माँ, देखो तो ये कामचोर टीवी देख रही है, आपके लिए खाना नहीं बना रही है। अरे भैया, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मामी जी गुस्सा हो जाएंगी। इधर मामी बाहर से नीलम को बहुत खरी खोटी सुनाती है और कुणाल भी उसका बहुत मजाक उड़ाता है, जिससे बेचारी नीलम बहुत उदास हो जाती है। नीलम रोजाना शाम को कुणाल और मामी की नजरों से बचकर एक गार्डन में जाती थी, ताकि वो वहाँ कुछ सुकून की सांस ले सके। हर रोज की तरह नीलम आज भी उस गार्डन में जाती है। तभी नीलम देखती है जैसे वहाँ कोई चीज चमक रही हो। उसके बाद नीलम उस चमकीली चीज के पास जाने लगती है। जैसे ही नीलम उसे छूने वाली थी कि तभी उसमें से एक आवाज आती है। हेलो नीलम, कैसी हो? तुम तो यहाँ पर रोज आना आती हो, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम अपनी आँखें पहले बंद करो। नीलम जैसे ही अपनी आँखें बंद करती है, तो नीलम खुद को बादलों के बीच में पाती है। नीलम के सामने एक विशाल महल भी था, जिसे देखकर नीलम मन ही मन कहती है, अरे ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ? तभी वो चमकीली रोशनी नीलम से कहती है, अरे नीलम, घबराओ मत, तुम परीलोक में हो। आज मैं तुम्हें एक राज बताने जा रही हूँ। तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तुम पिछले जन्म में परीलोक की सिंड्रेला परी थी, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें ये जन्म पृथ्वी पर इंसान के रूप में मिला है। अब तुम्हें परीलोक में रहकर अपनी गलतियों को सही करना होगा, तभी तुम पृथ्वी पर जाकर अपना जीवन अच्छी तरह जी पाओगी। मगर जादुई रोशनी, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने अपने पिछले जन्म में क्या गलती की थी? उसकी चिंता तुम मत करो, यहाँ रहो, तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि तुमने क्या गलती की थी। तभी वो चमकती हुई रोशनी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद नीलम परीलोक में घूमती रहती है और ये सोचती रहती है कि उसे उसकी गलती का कब पता चलेगा कि पिछले जन्म में परीलोक में उसने क्या गलती की थी।
नीलम ये सब सोच ही रही थी कि तभी नीलम देखती है कि एक परी बहुत जोर जोर से रो रही है। फिर नीलम उस परी के पास जाती है और परी से पूछती है कि वो क्यों रो रही है। अरे परी जी, आप क्यों रो रही हैं? तुम कौन हो और मुझे परी मत कहो, मैं कोई परी वरी नहीं हूँ। आप परी नहीं हैं, मगर आप तो मुझे परी नजर आ रही हैं। फिर आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? तुम नहीं जानती, कुछ साल पहले मेरी एक सहेली थी, मगर उसने मेरे साथ धोखा किया, जिसकी सजा मैं आज तक काट रही हूँ। ट्विंकल परी जिस सहेली के बारे में नीलम को बता रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि नीलम ही थी। धोखा? कैसा धोखा? आप मुझे बता सकती हैं परी जी, प्लीज मुझे बताइए। मैं और मेरी सहेली सिंड्रेला परी, हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। एक दिन सिंड्रेला परी को शरारत करने की सूझी, इसलिए सिंड्रेला परी ने परी लोग के नियम के खिलाफ जाकर एक लड़के को पसंद कर लिया। जब सिंड्रेला परी पकड़ी गई, तो उसने मेरा नाम लगा दिया, जिस पर परी लोग की सभी परियों ने फैसला किया कि अब हम इसे परी नहीं रहने देंगे। और फिर सभी ने मेरा जादू ले लिया और मुझे परियों के समूह से दूर कर दिया। और तुम्हारी सहेली सिंड्रेला परी, उसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा क्या? नहीं, क्योंकि सिंड्रेला परी ने बहुत सफाई से झूठ बोला था। सबको उसने यकीन दिलाया था कि उस लड़के से मैंने ही दोस्ती की थी। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद सिंड्रेला परी की मृत्यु हो गई। मेरी प्यारी सहेली, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली। मैं तुम्हारी सहेली सिंड्रेला परी हूँ, मगर मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। मुझे पृथ्वी पर इंसान का रूप मिला है। मैं यहाँ अपनी गलती सही करने के लिए आई हूँ। अब तुम्हें परी लोक में फिर से वही इज्जत मिलेगी जो तुम्हें पहले मिला करती थी। इसके बाद नीलम ट्विंकल परी को अपने साथ महल में ले जाती है। वहाँ जाकर नीलम सभी परियों को सच बता देती है। जब सभी परियों को ट्विंकल परी की हकीकत मालूम होती है कि ट्विंकल परी ने कोई भी गलती नहीं की थी, वो तो बस सिंड्रेला परी की एक शरारत थी। फिर सभी परियां ट्विंकल परी से माफी मांगती हैं और ट्विंकल परी को दोबारा से अपने समूह में शामिल कर लेती हैं। इसके बाद ट्विंकल परी नीलम को धन्यवाद कहती है। धन्यवाद नीलम, आज तुम्हारी वजह से मैं दोबारा परियों वाली जिंदगी जीऊंगी। मगर तुम चिंता मत करना, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो। मैं तुमसे मिलने पृथ्वी पर रोज आती रहूंगी। तभी नीलम कुछ देर बाद देखती है तो नीलम पृथ्वी पर थी। नीलम को ऐसा लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही थी। नीलम वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। नीलम घर जाकर देखती है तो मामा मामी और कुणाल उसका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद सब उससे बहुत प्यार से बात करते हैं। तभी नीलम को जादुई रोशनी की बात याद आती है कि अगर उसने अपने पिछले जन्म की गलती ठीक कर ली तो उसके आगे का जीवन बहुत सुखी बीतेगा। अब नीलम हंसी खुशी से अपने मामा मामी के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।